तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुक किस्म के चैप्टर नंबर 186 के बारे में। और ये जो आर्क है इसका नाम है जैक्स बेबीसिट डायरी। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जो हमारा जैक होता है वो मार्केट में बहुत ही बन ठन के खड़ा हुआ होता है। जैक अपने मन में कह रहा होता है, आज मैं काफी अच्छा लग रहा हूँ और जो हवा है वो भी बिल्कुल सही डायरेक्शन में बह रही है और अब तो वास्को भी लड़कियों से मिलने लगा है, तो मुझे लगता है मुझे भी एक स्टेप आगे जाना चाहिए मीरा के साथ। और आज एक तरीके से जो जैक होता है मीरा के साथ डेट में जा रहा होता है, इसलिए वो इतना सज धज के तैयार होता है। अभी जो जैक के अगल बगल के लोग होते हैं वो भी जैक को देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि जैक आज काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। इसके बाद जैक पहुंचता है उस रेस्टोरेंट में जहाँ पे आज मीरा और उसको मिलना होता है। जैक मीरा को पीछे से देखता है और अपने मन में सोचता है, मीरा सच में पीछे से भी कितनी ज्यादा सुंदर लगती है। इसके बाद जैक मीरा के पास जाता है और कहता है, हे मीरा, तुम यहाँ पे काफी ज्यादा जल्दी आ गई हो। और जैसे ही मीरा जैक की तरफ पलट के देखती है तो जैक देखता है मीरा के हाथ में एक छोटी सी लड़की होती है जो बिल्कुल मीरा की ही जैसी दिख रही होती है। और जैक मीरा को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि क्या मीरा एक माँ है। जैक सोचता है ये मीरा की ही बेटी है, इसलिए जैक मीरा को कहता है, मीरा, तुम्हारे लिए ये सब कुछ बहुत ज्यादा मुश्किल रहा होगा, है ना? मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगा। जैक को ये जान के दुख भी हो रहा होता है कि मीरा की एक बेटी भी है, लेकिन तभी जो मीरा होती है जैक की गुद्दी में एक रैपट मारती है और कहती है, आखिर तुम ये सब क्या बोल रहे हो? इसके बाद मीरा इस लड़की के बारे में जैक को सब कुछ बताती है। मीरा कहती है, ये बच्ची मुझे मार्केट में ही मिली थी, ये काफी समय से रो रही थी। मैंने काफी देर तक इसके पेरेंट्स को ढूंढा लेकिन मुझे वो नहीं मिले और मुझे लगा अगर मैंने इसको अकेला छोड़ दिया तो कोई इसको किडनैप कर देगा। इस बच्ची के कपड़ों को देख के तो ऐसा लग रहा है कि इसके माँ बाप ने इसको छोड़ा नहीं है बल्कि ये बच्ची खो गई है। आखिर अब हम क्या करें जैक? जैक कहता है, तुम इस बारे में क्या सोचती हो? मुझे लगता है हमें इसे छोड़ देना चाहिए क्योंकि किसी और की प्रॉपर्टी को उठाना एक कानूनी अपराध होता है। लेकिन मीरा दोबारा से जैक की गुद्दी में एक रैपट मारती है और कहती है, ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है जैक, ये एक जिंदा इंसान है। और इसके बाद जो जैक होता है वो भी तैयार हो जाता है। जब तक इस बच्ची के पेरेंट्स नहीं मिलेंगे तब तक इस बच्ची को अपने साथ रखने के लिए। और जैक सिर्फ ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसको मीरा की काफी ज्यादा चिंता होती है, वो मीरा की कोई भी बात नहीं टाल सकता। तो अभी जो छोटी सी बच्ची होती है वो जैक को देख के ऐसे कर रही होती है, ग ग ग ग। और जैक इस बच्ची को देख के अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर तुम मुझे इस तरीके से क्यों देख रही हो? मुझे ऐसे देखना बंद करो, चलो जाओ जाओ अपने घर जाओ, शुभ शुभ अपने घर जाओ। लेकिन तभी जैक इस बच्ची के चेहरे को ध्यान से देखता है और उसको लगता है कि इसके गाल बिल्कुल मार्शमैलो की तरह हैं। जैक सोच रहा होता है कि इस बच्ची के गाल बहुत ज्यादा मुलायम हैं और अपनी एक उंगली से उसके गालों को छूने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन फिर से जैक अपने मन में कहता है, एक सेकंड, पहले मुझे अपने हाथ धो लेने चाहिए। तो जैक अभी अपने हाथ धोता है और दोबारा से बच्ची के गालों को अपनी उंगली से छूने के लिए आ जाता है। लेकिन जो अभी मीरा होती है वो जैक को कहती है, जैक तुमने अपने हाथ क्यों धोए? इसके बाद जैक कहता है, देखो मीरा, अगर ये बच्ची बीमार हो गई तो मैं इसके हॉस्पिटल का खर्चा नहीं देना चाहता, इसलिए मैंने सोचा अपनी सेफ्टी के लिए अपने हाथ धो ही लेता हूँ। इसके बाद जैसे ही जैक इस बच्ची के गालों को अपनी उंगली से टच करने ही वाला होता है, ये बच्ची अपने हाथ से जैक के हाथ में एक थप्पड़ मारती है और जैक को बिल्कुल ऐसे देखती है जैसे इसको जैक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके बाद जो जैक होता है वो कहता है, तुम छोटी चुईया कहीं की, मुझे इस तरीके से मत देखो। इसके बाद मीरा कहती है, चलो जैक इस बच्ची को पुलिस स्टेशन लेके चलते हैं। और मीरा बच्ची को कहती है, चलो हम चलते हैं, हम तुम्हारे पेरेंट्स को जल्द ही ढूंढ लेंगे। अभी ये जो बच्ची होती है मीरा की गोद में होती है, लेकिन जो जैक होता है इसे मीरा से ले लेता है और कहता है, हे बच्ची, तुम मीरा के लिए बहुत ज्यादा भारी हो। और अभी जैक ने इस बच्ची को एक हाथ से पकड़ा होता है जैसे कि ये बच्ची कोई बॉल होगी। और क्योंकि जैक ने इस बच्ची को भी ठीक से नहीं पकड़ा होता तो ये बच्ची अभी काफी ज्यादा डर रही होती है और बस रोने ही वाली होती है। लेकिन तभी जो जैक होता है इस बच्ची को ठीक से पकड़ता है और कहता है, तुम सच में काफी ज्यादा डरपोक हो, क्या अब तुम सही महसूस कर रही हो? अब मैंने तुम्हें ठीक से पकड़ा है। हे छोटी चुईया, बताओ क्या तुम अब पहले से ज्यादा बेहतर महसूस कर रही हो? तो इसके बाद जब ये तीनों के तीनों मार्केट से पुलिस स्टेशन की तरफ जा रहे होते हैं तो बीच में इनको एक शूज की शॉप दिखती है और जो जैक और ये छोटी बच्ची होती है ये रुक के बाहर से इन शूज को देखने लग जाते हैं। और जो जैक होता है वो कहता है, वो ये शूज तो हर साइज में आते हैं, ऐसा लगता है क्या ये सच में किसी बच्चे को भी फिट हो जाएंगे? लेकिन ये छोटे से दिखने वाले शूज इतने ज्यादा महंगे क्यों हैं? मुझे इन्हें खरीदने का मन कर रहा है। इसके बाद जैक इस छोटी बच्ची को कहता है, हे क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे पड़े हैं? ये बच्ची कहती है, ग ग ग ग ग। लेकिन तभी जो मीरा होती है जैक को आवाज मारती है,
हे जैक, आखिर तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो? अब चलो भी। इसके बाद जैक कहता है ठीक है मीरा, मैं आ रहा हूँ। तो अभी जब जैक इस छोटी बच्ची को अपने हाथों पे लेके मीरा के पास आ रहा होता है तो ये जो छोटी बच्ची होती है ये शायद अपने कपड़ों में कुछ कर देती है, और जैसे ही जैक को ये चीज महसूस होती है तो बाय डिफॉल्ट ये बच्ची जैक के हाथ से छूट जाती है जमीन पे और जोर जोर से रोने लगती है। और जो जैक होता है अपने हाथ में एक कार्डबोर्ड ले लेता है ताकि जैक के कपड़े खराब ना हो, क्योंकि ये जो बच्ची होती है जमीन में काफी ज्यादा फुदक रही होती है जिस वजह से मिट्टी के छींटे इधर उधर गिर रहे होते हैं। इसके बाद जैक घबराते हुए कहता है प्लीज मीरा कुछ तो करो। इसके बाद मीरा कहती है जैक मुझे भी नहीं पता ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। और जैक अभी अपने मन में सोच रहा होता है मुझे लगता है मुझे इस बच्ची को बस थोड़ी देर तक और सहना पड़ेगा, हम बस पुलिस स्टेशन पहुंचने ही वाले हैं। लेकिन जैसे ये लोग पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो जैक देखता है पुलिस स्टेशन किसी इमरजेंसी के कारण अभी बंद होता है। मीरा कहती है पुलिस स्टेशन तो बंद है, और जैक अपने मन में कहता है प्लीज गॉड ऐसा मत करो। इसके बाद जो मीरा होती है वो कहती है अब हमारे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है, हमें यहाँ से अलग अलग होना पड़ेगा। जैक लाओ इस बच्ची को मेरे पास दो, मैं मेट्रो से दूसरे पुलिस स्टेशन जाके वहाँ पे इस बच्ची की रिपोर्ट लिखाती हूँ, और तुम उस कैफे में मेरा वेट करो जहाँ पे हम मिले थे, क्या पता तुम्हें वहाँ पे इस बच्ची के पेरेंट्स मिल जाएं। जैक कहता है बहुत बढ़िया, लो तुम इस बच्ची को ले लो, और अपने मन में सोच रहा होता है चलो अच्छा हुआ ये बच्ची से मेरा पीछा छूटा। लेकिन जैसे ही जैक इस बच्ची को मीरा को दे रहा होता है ये बच्ची जैक की उंगली पकड़ लेती है, और बस फिर क्या था, जैक इतनी प्यारी सी शक्ल देख के इस बच्ची के सामने पिघल जाता है और इस बच्ची को मेट्रो में बिठा के खुद ही इसके साथ अभी पुलिस स्टेशन जा रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं जैक और ये बच्ची दोनों के दोनों ट्रेन में होते हैं। जैक इस बच्ची को कहता है हे बच्ची, क्या तुम मुझे सच में इतना ज्यादा अच्छा मानती हो? वैसे बच्ची अभी तुम्हारा नाम क्या है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारा अभी कोई नाम ही नहीं है? चलो ठीक है, मैं तुम्हें अपनी तरफ से अभी के लिए एक नाम दे देता हूँ, तुम्हारा नाम है जामी। जा से जैक, मी से मीरा, तो ये बन गया जामी। इसके बाद जैक इस छोटी सी बच्ची के साथ एक सेल्फी क्लिक करता है और अपने मन में सोचता है काश मैं ऐसे ही सेल्फी मीरा के साथ भी क्लिक कर पाता, मैंने आज 2 घंटे बैठ के अपने बाल बनाए हैं। इसके बाद जैक देखता है ये जो बच्ची है अपना अंगूठा चूस रही होती है। इसके बाद जैक कहता है हे बच्ची तुम क्या चूस रही हो, देखो तुमने अपना पूरा का पूरा हाथ गंदा कर दिया। तो इसके बाद जो जैक होता है उसके सर के बाल नीचे की तरफ लटकने लगते हैं। जैक अपने बाल ऊपर करता है अपने हाथों से और कहता है मैं इन्हें ऊपर कर लेता हूँ, हो सकता है ये बाल तुम्हारे चुप जाएं। मतलब सच में यार जो लड़के होते हैं ना, जब वो किसी की केयर करने में आते हैं तो ठीक से केयर करते हैं, अच्छी तरह से। इसके बाद जो ये छोटी बच्ची होती है इसकी नजर पड़ती है जैक के शर्ट की बटन पे, और ये बच्ची जैक के शर्ट का बटन खोल देती है। जैक कहता है अरे बच्ची ये कोई दुद्दू नहीं है, मेरी शर्ट मत खोलो। इसके बाद जैक अभी अपने मन में सोच रहा होता है इस चीज से मुझे याद आया, मैंने न्यूज में देखा था जो छोटे बच्चे होते हैं वो कुछ भी उठा के अपने मुंह में डाल लेते हैं, जिस वजह से वो चीज उनके गले में अटक जाती है। जैक वापस से अभी अपनी शर्ट का बटन लगाता है और कहता है बच्ची तुम्हें पता भी है ये शर्ट कितनी ज्यादा महंगी है? लेकिन इसके बाद जो ये बच्ची होती है जैक की शर्ट दोबारा से खींच देती है और जैक का ऊपर वाला बटन होता है जो शर्ट का वो टूट जाता है। जैक की आंखों में अभी आंसू होते हैं और जैक कहता है मैंने तुम्हें कहा मेरी शर्ट को छोड़ दो। और अभी ये जो मेट्रो होती है यहाँ पे एक बुढ़िया भी बैठी होती है, वो कहती है देखो जरा एक बाप अपनी बेटी का कितनी अच्छी तरह से ध्यान रख रहा है, आखिर इसकी माँ किधर है? हे बच्चे, मुझे लगता है तुम्हें उसे ज्यादा देर तक गोद में नहीं रखना चाहिए, तुम्हें उसे थोड़ा सा चलने देना चाहिए। ऐसा लगता है तुम्हारी बच्ची इतनी तो बड़ी हो ही चुकी है कि वो अब खुद से चल सके। जैक कहता है कि क्या खुद से चल सके? लेकिन इतने में ही जो ये बच्ची होती है जैक के हाथ से खुद ही नीचे आती है और भागने लगती है। ये बच्ची भागते भागते कहती है और जैक कहता है हे क्या तुम चल सकती हो? मैंने तुम्हें इतनी देर तक अपनी गोद में रखा था, मेरी शर्ट मेरे बाल सब के सब इस बच्ची की वजह से खराब हो गए। इसके बाद जो ये बुढ़िया होती है इस बच्ची को चलते देख कहती है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अब ये बच्ची खुद से चल रही है। जैक कहता है कि क्या मैं सच में उसको इस तरह से खुद चलने दूं? क्या होगा अगर उसका पैर टूट जाएगा तो? इसके बाद बुढ़िया कहती है अरे तुम चिंता मत करो, उसको खुद से थोड़ा सा चलने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये हुई ना कुछ बात, तुम कमाल की हो मेरी लड़की। जैक कहता है कि क्या सच में तुम इस बारे में श्योर हो कि मुझे इसे खुद से चलने देना चाहिए? और हाँ, वो तुम्हारी लड़की नहीं है। तो अभी जो मेट्रो होती है उसका जो डोर होता है वो कुछ सेकंड्स के लिए खुला हुआ होता है और ये जो छोटी बच्ची होती है एक दूसरे बच्चे का एक बैग देखती है जिसको देख के काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाती है और गा 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 बोलते बोलते ये जो दूसरा बच्चा होता है उसके पीछे भाग जाती है इस बैग को लेने के लिए। लेकिन इसी दौरान ये जो बच्ची होती है ये मेट्रो से भी बाहर चले जाती है और जैसे ही जैक इस बच्ची के पास जाने की कोशिश कर रहा होता है इतने में ही
जो मेट्रो के दरवाजे होते हैं वो बंद हो जाते हैं। और अभी जो बुढ़िया और बुढ़िया के साथ एक और बंदा बैठा होता है वो कहते हैं दोनों के दोनों, ओ डियर, मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसा जरूर कुछ ना कुछ हो जाएगा। और जैक अभी बहुत तेज से चिल्ला रहा होता है, ज़ामी। लेकिन यार अभी जो ये मेट्रो होती है ये दोबारा से चलने लगती है और ये जो छोटी बच्ची होती है ये मेट्रो से बाहर होती है। और इसी के साथ ट्रेन के बाहर पागलों की तरह भाग के आता है और लोगों को कहता है, हट जाओ मेरे रास्ते से। और अपने मन में सोचता है, मुझे जल्द से जल्द उस बच्ची के पास पहुंचना होगा, मुझे जल्द से जल्द जो पिछला स्टेशन है वहां पे जाना होगा उस बच्ची को ढूंढने के लिए। तो अभी जो जैक होता है अपनी फुल स्पीड में पिछले स्टेशन की तरफ भागने लगता है सड़क के रास्ते और अपने मन में सोच रहा होता है, प्लीज 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 बच्ची, प्लीज तुम सेफ रहना, मैं बस वहाँ पे आ ही रहा हूँ। लेकिन जैक भागते भागते इतना ज्यादा केयरलेस हो जाता है कि उसे एक कार ठोक देती है, जिस वजह से जैक को अभी चोट भी लग चुकी होती है और उसके खून निकल रहा होता है। लेकिन वो फिर भी भाग के पिछले स्टेशन में पहुंच जाता है। जैक के फेस पे भी खून लगा होता है और शर्ट गंदी होती है और फटी हुई भी होती है और उसके एक पैर पे शूज भी नहीं होता। लेकिन अभी जो जैक होता है उसको इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं होती। जैक को सिर्फ अभी छोटी बच्ची की चिंता होती है और जिस स्टेशन में वो बच्ची अभी खोई होती है जैक वहाँ पे पहुँच के अपने मन में बोल रहा होता है, ज़ामी तुम कहाँ हो। और अभी वो जो कार वाला होता है जिसने जैक को ठोका होता है वो भी जैक के पीछे पीछे ही आ रहा होता है और जैक को कहता है, हे बच्चे, तो तुम्हें हॉस्पिटल चलना चाहिए, चलो हॉस्पिटल चलो, अगर तुम हॉस्पिटल नहीं चले तो पुलिस वाले मुझे गिरफ्तार कर देंगे तुम्हें ठोकने के इल्जाम में। लेकिन तभी यहाँ पे जैक को एक पुलिस वाला दिखता है और जैक इस पुलिस वाले के पास जाता है और कहता है, हे क्या तुमने एक छोटी सी बच्ची को देखा है। ये पुलिस वाला भी घबरा के कहता है जैक की हालत देख के, अरे मेरा तो अभी अभी यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है। और कार वाला बंदा जैक को पीछे से बोले जा रहा होता है, हे बच्चे, तुम्हें इलाज की जरूरत है, चलो जल्दी से हॉस्पिटल चलो। और जैक अभी अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर ज़ामी कहाँ है, आखिर वो कहाँ है, ये सब कुछ मेरी गलती है, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। जैक का मुंह अभी रोने वाला हो चुका होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पे मीरा आती है जिसके साथ वो छोटी सी बच्ची भी होती है। इसके बाद मीरा कहती है, आखिर ये सब क्या है जैक, तुम इतनी छोटी सी बच्ची को इस तरह से अकेला नहीं छोड़ सकते। हम काफी ज्यादा लकी थे, मैंने इस बच्ची के जेब में अपना मोबाइल नंबर डाल दिया था, सच में भी ये बच्ची खो ही जाती। इस बच्ची ने अभी अपने शूज भी नहीं पहने हैं। और ये जो बच्ची होती है जैक को देख के अभी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद जो मीरा होती है वो जैक को कहती है, हे जैक, आखिर क्या बात है, क्या तुम्हारे चोट लगी है, क्या तुम्हारा कोई एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन इसके बाद जो जैक होता है वो इस बच्ची को अपने सीने से लगा लेता है और कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। और हम देखते हैं जैक की आंखों से अभी आंसू आ रहे होते हैं। तो फाइनली जैक को भी अब बच्चे पसंद होते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जो जैक होता है उसने एक बेबी कैरियर खरीद लिया होता है। और बेबी कैरियर एक ऐसी चीज होती है जिसकी मदद से आप बच्चे को अपनी चेस्ट से बांध सकते हो सेफली। मीरा जैक को कहती है, हे जैक, आखिर ये क्या है। इसके बाद जैक कहता है, ये चीज हर फादर के पास होनी चाहिए, ये है एक बेबी कैरियर। सच में ये जो बेबी कैरियर है मीरा, ये बहुत ज्यादा कमाल का है। इस बेबी कैरियर की वजह से बच्चे को ऐसा लगता है कि उसका वेट आधा हो गया है, और क्योंकि बच्चे को ऐसा लगता है कि उसका वेट काफी ज्यादा कम हो गया है तो उसको इसमें काफी ज्यादा सुरक्षित महसूस होता है। इसमें मैस वेंटिलेशन भी है जिससे बच्चे को काफी ज्यादा कंफर्टेबल महसूस होता है। देखो, इस बेबी कैरियर की वजह से अब मेरे दोनों के दोनों हाथ फ्री है, मैं इन दोनों हाथ से अब कुछ भी कर सकता हूँ। और जो जैक होता है ये चीज वो मीरा को काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर बता रहा होता है। इसके बाद जो मीरा होती है वो जैक को कहती है, हाँ लेकिन ठीक है, लेकिन तुमने ये खरीदा क्यों? कि क्या जो ज़ामी के पेरेंट्स है ये बेबी कैरियर तुम उनको दोगे? और यार अभी जो जैक होता है वो ये बात भूल चुका होता है कि ये बच्ची उसकी नहीं है। जैक उदास होकर कहता है, हाँ मैं ये बेबी कैरियर इस बच्ची के पेरेंट्स को दे दूंगा। हे ज़ामी, तुम अपना अंगूठा चूसना बंद करो, तुम अपने सारे के सारे कपड़े खराब कर रही हो। इसके बाद मीरा कहती है, रुको, मैं ज़ामी के हाथ साफ कर देती हूँ। लेकिन जो मीरा होती है उसके बाल अभी आगे आ रहे होते हैं। तो जो जैक होता है वो कहता है, एक सेकंड रुको, और मीरा के बाल अपने हाथों से साइड करता है और कहता है, ज़ामी ये तुम्हारी आंखों में लग सकते थे। ज़ामी, क्या तुम्हें भूख लगी है? क्या तुम कुछ खाना चाहती हो? इसके बाद हम देखते हैं जब ये तीनों के तीनों पुलिस स्टेशन की तरफ जा रहे होते हैं तो इनके पीछे से दो लड़के आ रहे होते हैं जो गाली देते देते एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। और जो जैक होता है वो ज़ामी के कानों में हाथ लगा लेता है और कहता है, तुम्हें ये सब कुछ नहीं सुनना चाहिए, ये सारे के सारे बहुत ही गंदे शब्द हैं। इसके बाद इन तीनों के पीछे से दो और बंदे आ रहे होते हैं जो सिगरेट पी रहे होते हैं। इसके बाद जैक मीरा और इस बच्ची की दोनों की नाक बंद कर देता है और कहता है, अपनी सांस रोक लो, तुम्हें सिगरेट का धुआं अंदर नहीं लेना चाहिए। मतलब कि नाक ऐसे बंद नहीं करता कि वो दोनों मर ही जाए, मतलब हल्के से नाक बंद करता है। और जैक को भी इस बच्ची की और मीरा की इतनी ज्यादा चिंता होती है कि वो बार बार कुछ न कुछ बोले जा रहा होता है। जैक कहता है,
जमीन पे पड़े कूड़े को मत देखो, तुम्हें बस अच्छी चीजों को देखना चाहिए। मीरा ज्यादा हंसो मत, तुम्हारे चेहरे में रिंकल्स पड़ जाएंगे। मुझे लगता है हमें रुक जाना चाहिए, अभी हवा काफी ज्यादा तेज चल रही है। इसके बाद जो ये तीनों के तीनों होते हैं एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं खाना खाने के लिए, और हम देखते हैं इस रेस्टोरेंट में दो आदमी पहले से बैठे होते हैं जो इन तीनों को देख के आपस में बात कर रहे होते हैं। आखिर इस दुनिया में ये चल क्या रहा है? ये बच्चे खुद को तो संभाल नहीं सकते। आखिर ये बच्चे खुद एक बच्चे को कैसे पाल सकते हैं? ये तो अभी अपनी जिम्मेदारी भी नहीं उठा सकते होंगे। और जो जैक होता है अभी इन दोनों आदमियों की तरफ देख रहा होता है, तभी इनमें से एक कहता है, हे चूहे, हमारी तरफ क्या देख रहा है बे? इन जैसे बच्चों को तो अपना नुन्नू कटवा देना चाहिए। तभी मीरा कहती है, हे अब आप लोग कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। लेकिन तभी जो जैक होता है इन दोनों अंकलों को बहुत ही ज्यादा प्यार से कहता है, हे हमारी बच्ची बहुत ज्यादा प्यारी है ना? आप लोग हमारी चिंता मत करो और बस हमें अपना आशीर्वाद दो। सिर्फ इसलिए कि अभी हम काफी ज्यादा जवान हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बहुत ही ज्यादा केयरलेस हैं, है ना जामी? मैंने बिल्कुल सही कहा ना? और जामी कहती है, बा 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 बा। इसके बाद जो ये तीनों के तीनों होते हैं फाइनली पुलिस स्टेशन के बाहर पहुंच जाते हैं। लेकिन जो जैक होता है पुलिस स्टेशन के अभी अंदर नहीं जा रहा होता। इसके बाद मीरा कहती है, हे जैक, आखिर क्या बात है? लेकिन यार जो जैक होता है उसका और ज्यादा मन होता है इस बच्ची के साथ समय बिताने का। इसलिए जो जैक होता है वो कहता है, मीरा क्या पुलिस स्टेशन जाने से पहले हम लोग कुछ खा लें? और वैसे भी अभी जब ये तीनों के तीनों रेस्टोरेंट गए थे तो वहाँ पे इन्होंने कुछ भी नहीं खाया था उन दो बेवकूफ अंकलों की वजह से। तो यार अभी ये तीनों के तीनों रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं और अपने लिए खाना मंगवाते हैं। लेकिन जैक और मीरा इस बच्ची के होते हुए साथ में खाना खा लें ये तो बिल्कुल नामुमकिन होता है, क्योंकि एक बंदा हमेशा चाहिए होता है इस बच्ची को संभालने के लिए। और अभी हम देखते हैं जो मीरा होती है जल्दी जल्दी से खाना खा रही होती है और ये बच्ची अभी जैक के हाथ में होती है। जैक अभी इस बच्ची के साथ खेल रहा होता है और मीरा खाना खा रही होती है। मीरा कहती है, मुझे जल्दी से खाना खाना होगा। जैक लाओ, मैं खाना खा चुकी हूँ, अब ये बच्ची मेरे पास दो, अब खाना खाने की बारी तुम्हारी है। और अभी जो जैक होता है मीरा के पास इस बच्ची को देख के खुद खाना खाने लगता है। और जैक और मीरा को देख के इस रेस्टोरेंट की जो मालकिन होती है वो अपनी बच्ची को कहती है, जब तुम छोटी थी तो तुम्हारे डैड और मैं भी ऐसा ही किया करते थे। इस औरत की बेटी कहती है, क्या सच में मॉम? ये औरत कहती है, इन दोनों को देख के मुझे अपनी याद आ गई। बच्चों को पालते हुए ठीक से खाना खाना इस दुनिया का सबसे ज्यादा मुश्किल काम है। और अभी भी हम देखते हैं जो जैक और मीरा होते हैं काफी ज्यादा मुश्किल से खाना खा रहे होते हैं। इसके बाद फाइनली जो जैक और मीरा होते हैं इस छोटी सी लड़की को पुलिस स्टेशन लेके चले जाते हैं। इसके बाद जो पुलिस वाली होती है वो इन दोनों को कहती है, तुम इतनी दूर से इस बच्ची को यहाँ पे लेके आए हो, तुम सच में काफी ज्यादा अच्छे इंसान हो। जब भी हमें इस छोटी बच्ची के पेरेंट मिल जाएंगे तो हम आप लोगों को कॉल कर देंगे। इसके बाद मीरा कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी हम देखते हैं जो बच्ची होती है सो रही होती है। मीरा कहती है, ये भी काफी अच्छे से सो रही है, लगता है ये काफी ज्यादा थक गई है। पुलिस वाली कहती है, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, आप इस बच्ची को यहीं पे छोड़ दो। और तुम्हें पता है, अगर मुझे ठीक से नहीं पता होता और आप लोग मुझे ना बताते तो मुझे ऐसा लगता कि जो आपके साथ ये लड़का है ना, यही इसका डैड है। इसके बाद जैक इस बच्ची को पुलिस वाली को देता है और कहता है, ध्यान रखना इसकी नींद उठे ना, और प्लीज इसका अच्छे से ध्यान रखना, और प्लीज जल्द से जल्द इसके पेरेंट्स को ढूंढ लेना। और जैसे ही जैक इस बच्ची को पुलिस वाली को दे रहा होता है, लेकिन तभी ये बच्ची जैक की उंगली दोबारा से पकड़ लेती है और कहती है, पापा। और जैक ये सुन के काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। इसके बाद जो मीरा होती है हंस के कहती है, हे जैक, क्या तुमने सुना? उसने तुम्हें पापा कहा। जैक, हे जैक, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? और अभी जो जैक होता है फूट फूट के रोने लगता है और कहता है, जामी, मीरा तुमने सुना, उसने मुझे पापा कहा। जैक पुलिस वाली को कहता है, अगर 2 साल तक इस बच्ची को किसी ने क्लेम नहीं करा तो ये बच्ची मेरी हो जाएगी, ठीक है ना? तुम मुझे कॉल कर देना। इसके बाद मीरा कहती है, जैक, ये रूल सिर्फ सामान के लिए होता है, किसी जिंदा इंसान के लिए नहीं। तो इसके बाद हम देखते हैं जैक और मीरा इस बच्ची को पुलिस स्टेशन में छोड़ के चले जाते हैं और अभी रात का समय हो चुका होता है। और अभी पुलिस स्टेशन में इस बच्ची को कोई लेने आ जाता है। इसके बाद जो पुलिस वाली होती है वो कहती है, तुम इस बच्ची के गार्डियन हो, है ना? इस वक्त ये काफी ज्यादा गहरी नींद में है, तुम्हें सच में इसकी काफी ज्यादा चिंता हो रही होगी ना? क्या तुम इसके भाई हो? आखिर इसके पेरेंट्स कहाँ हैं? और अभी हम देखते हैं इस बच्ची को यहाँ पे जो लेने आया होता है वो और कोई नहीं बल्कि एली जैंग होता है। और एली जैंग वही बंदा है जो जे हाई स्कूल में ब्यूटी डिपार्टमेंट में पढ़ता है। एली जैंग यहाँ पे भाग भाग के आया होता है, इसलिए अभी वो काफी ज्यादा हाँफ रहा होता है। एली हाँफते हाँफते कहता है, मैं इसका डैड हूँ, यह ना? तुम कैसी हो? और ये छोटी सी बच्ची एली को देख के कहती है, पापा। और ये वाला चैप्टर यहीं पे है गॉड डॉग गैंग के कुछ बंदों को जो इस समय शियोल आए होते हैं, यानी कि जहाँ पे हमारा डैनियल रहता है। और अभी जो गॉड डॉग गैंग का एक बंदा होता है वो अपने मोबाइल में देख रहा होता है। उसके मोबाइल में वास्को, जैक और हमारे डैनियल की फोटो होती है। जिस बंदे के हाथ में भी मोबाइल होता है वो कहता है, तो हमें इन तीनों बंदों को ढूंढना है। दूसरा बंदा कहता है, अगर तुमने उन्हें ढूंढ भी लिया
तो उनको कुछ करना मत, क्योंकि आज हम यहाँ पे सिर्फ उनके ऊपर नजर रखने के लिए आए हैं। इसके बाद ये मोबाइल वाला बंदा कहता है, सच में ये श्योल कितनी बेकार जगह है, चलो जल्दी से इन तीनों बंदों को ढूंढते हैं और यहाँ से चल के कुछ गेम खेलते हैं। लेकिन तभी जो ये गॉड डॉग गैंग के बंदे होते हैं, इन्हें एक बंदा दिखता है जिसने अभी जे हाई स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी होती है। ये बंदे आपस में बात करते हैं, हे ये स्कूल की यूनिफॉर्म तो वही है ना जहाँ पे ये तीनों के तीनों पढ़ते हैं, जे हाई स्कूल। दूसरा बंदा कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। इसके बाद ये बंदे उसको आवाज मारते हैं जिस बंदे ने अभी जे हाई स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी होती है। ये लोग कहते हैं, हे वहीं पे रुको तुम। और जैसे ही गॉड डॉग के बंदे इस दूसरे बंदे के पास जाते हैं जो जे हाई स्कूल का होता है, और ये बंदा पीछे पलटता है, तो गॉड डॉग के बंदे देखते हैं ये इन तीनों में से कोई भी नहीं है, ना ही ये जैक है, ना ही ये डैनियल है, और ना ही ये वास्को है। गॉड डॉग के बंदे आपस में कहते हैं, अरे यार ये तो वो है ही नहीं, जरा इस बंदे का साइज देखो, ये सुअर सच में काफी ज्यादा बड़ा है। ओए सुअर, क्या तूने बर्न नकल गैंग के बारे में सुना है? इसके बाद हम देखते हैं ये जे हाई स्कूल का बंदा और कोई नहीं बल्कि लोगन ली होता है। और ऑब्वियसली लोगन तो किसी को बिना बात के भी मार देता है, और ऊपर से ये लोग अभी लोगन से फैल रहे थे, तो लोगन ने इनका अच्छे से भूत बनाया होता है मार मार के। हालांकि लोगन जब इन बंदों को मार रहा था तो वो वाला सीन हमें नहीं दिखाया जाता, हमें डायरेक्ट वो सीन दिखाया जाता है जो लोगन ली होता है उसके हाथ में गॉड डॉग गैंग के बंदों का खून लगा होता है, और जो गॉड डॉग गैंग के बंदों की बाइक होती है वो भी लोगन ली ने उनसे ले ली होती है, और लोगन ली अभी बस इस बाइक में बैठ के यहाँ से जाने ही वाला होता है। लेकिन तभी यहाँ पे अचानक से हमारी हानिल आ जाती है। हानिल लोगन को कहती है, हे तुम्हारे हाथों से खून निकल रहा है। लोगन हानिल को देख के अपने मन में सोच रहा होता है, हानिल आखिर ये यहाँ पे क्या कर रही है? इसके बाद हानिल लोगन के हाथ में एक बैंडेज चिपकाती है और कहती है, तुम्हें अपना आगे से और अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। और लोगन अभी अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर हानिल ऐसा क्यों कर रही है? इसने तो कहा था कि ये मुझसे नफरत करती है। लेकिन यार हानिल ने ऐसा तब कहा था जब लोगन ली पतला हो गया था, और अभी लोगन ली वापस से मोटा हो चुका होता है, इसलिए हानिल लोगन ली को पहचान नहीं पा रही होती। हानिल लोगन को कहती है, हे तुमने तो हमारे स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी है, क्या हम पहले कभी मिले हैं? लोगन अपने मन में सोचता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्या इसको नहीं पता था कि वो इंसान मैं हूँ जिससे इसने पहले बात करी थी? हानिल ने तो मुझे उस वक्त भी देखा था जब मेरा वेट कम नहीं हुआ था, जब मैं ऐसा ही था, उसने मुझे पहले भी देखा है। और यार ये सच बात होती है कि हानिल ने मोटे वाले लोगन ली को पहले देखा होता है, लेकिन हमारी हानिल को उसके बारे में बिल्कुल भी याद नहीं होता। लोगन अपने मन में कहता है, तो इसका मतलब हानिल मुझे आज पहली बार देख रही है। एक सेकंड, हानिल ने पहले कहा था कि इसको सुअर अच्छे लगते हैं। इसके बाद जो हानिल होती है लोगन के हाथ में बैंडेज लगा के यहाँ से चले जाती है, और जो लोगन होता है अपने मन में सोचता है, वेल मुझे लगता है ये लड़की मुझे पसंद करती है। इसके बाद लोगन अपना चेहरा शीशे में देख रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है, अगर वो लड़की सुअरों को पसंद करती है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं उसको पसंद ना आऊं। मेरी बॉडी के अंदर चर्बी, मांस, मसल्स सब कुछ काफी ज्यादा है, मैं काफी ज्यादा कमाल का हूँ, और इतना ज्यादा फैट होने के बावजूद भी जो मेरे चेहरे की जॉ लाइन है वो सच में कमाल की है। और अभी जो लोगन ली होता है एक कार के शीशे में अपना चेहरा देख रहा होता है अलग अलग एंगल से, लेकिन लोगन ली को ये नहीं पता होता कि इस कार के अंदर कुछ लोग भी बैठे हैं, क्योंकि इस कार में जो शीशे लगे होते हैं उससे बाहर से अंदर नहीं दिखता, लेकिन अंदर से बाहर जरूर दिख जाता है। और जो कार के अंदर लोग बैठे होते हैं अभी लोगन ली को देख के काफी ज्यादा डर रहे होते हैं। एक लड़की कहती है, हे बेब, मुझे इस इंसान को देख के काफी ज्यादा डर लग रहा है। इसके बाद लड़का कहता है, हे डियर, तुम बिल्कुल भी सांस मत लेना, उसको नहीं पता चलना चाहिए कि हम अंदर बैठे हैं। हे भगवान, इस राक्षस से हमारी रक्षा करो। इसके बाद जो लोगन ली होता है उस गली में जाता है जहाँ पे उसने गॉड डॉग के बंदों को मारा होता है, और उन्हें कहता है, मुझ जैसे लंबे चौड़े बंदे काफी ज्यादा भरोसेमंद होते हैं, है ना? अभी जितने भी गॉड डॉग के बंदे होते हैं सारे के सारे जमीन पे पड़े करहा रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे एक लड़की भी होती है जो गॉड डॉग गैंग के बंदों के साथ ही होती है। लोगन इस लड़की के पास आता है और कहता है, हे क्या मैं हैंडसम हूँ या मैं भद्दा हूँ? लड़की डरते डरते लोगन को कहती है, तुम हैंडसम हो। और जैसे ही ये लड़की ऐसा कहती है लोगन ली गॉड डॉग गैंग के एक बंदे के फेस पे एक मुक्का मारता है बहुत तेज से। इसके बाद लोगन ली दोबारा से पूछता है, बताओ क्या मैं हैंडसम हूँ या मैं भद्दा हूँ? इसके बाद ये लड़की रोते रोते कहती है, तुम भद्दे हो। इसके बाद लोगन ली एक और गॉड डॉग गैंग के बंदे का सर पकड़ता है और उसको दीवार पे मार देता है, और इस लड़की को कहता है, आखिर तुम अपने शब्द क्यों बदल रही हो? अभी अभी तुमने कहा था कि मैं हैंडसम हूँ। लोगन ली दोबारा से इस लड़की से पूछता है, मैं हैंडसम हूँ या फिर मैं भद्दा हूँ? और यहाँ पे जो ये गॉड डॉग गैंग के बंदे होते हैं इनके साथ लोगन ली बस ऐसा ही खेल खेलता रहता है, और अभी अपने मन में सोच रहा होता है,
आखिर हानियल मेरे बारे में क्या सोचती होगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मोटे वाले डैनियल का स्टोर। और जो डैनियल होता है वो कुर्सी में बैठ के मस्त करके सो रहा होता है और उसे याद आता है कि डीजी ने उसे कहा था 4 बड़ी गैंग्स को आपस में मिलाओ, उसके बाद मैं तुमसे बात करूंगा। और क्रिस्टल के फादर ने डैनियल को कहा था डीजी को सरपास करो, उसके बाद मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा। और डॉक्टर लोगों ने मोटे वाले डैनियल को कहा था तुम्हारा जो दोस्त है उसको उठने में 1 दिन लगेगा या फिर 2-3 साल, ये डिपेंड करता है उसकी विल पावर के ऊपर। और डैनियल अभी अपने सपने में ये सारी की सारी चीजें देख रहा होता है। डैनियल अपने सपने में ही खुद को बोल रहा होता है मेरे साथ इतना कुछ हो रहा है, क्या मुझे इस वक्त काम करना चाहिए, आखिर मुझे इस वक्त क्या करना चाहिए। लेकिन तभी डैनियल के स्टोर में एक कस्टमर आ जाता है और एक सिगरेट की डब्बी टेबल में रख के कहता है एक्सक्यूज मी, मुझे इसे खरीदना है। ओए हेलो, क्या तुम मुझे सुन सकते हो। लेकिन यार जो डैनियल होता है वो पूरी तरह से अभी अपने सपनों में खोया हुआ होता है। लेकिन तभी जो सुंदर वाली क्रिस्टल होती है वो यहाँ पे आती है और इस कस्टमर को कहती है हे मैं तुम्हें सामान दे देती हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ी सी नई हूँ तो इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। और ये जो कस्टमर होता है क्रिस्टल को देख के बिल्कुल बावला हो जाता है और कहता है अरे नहीं, क्या तुम चाहती हो कि मैं सिगरेट खुद जाके ले लूं? मैं तुम्हारे लिए ये काम खुद ही कर दूंगा, मैं पैसे भी खुद काट लूंगा, मैं सारा काम खुद कर लूंगा, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और अभी जो सुंदर वाली क्रिस्टल होती है मोटे वाले डैनियल को देख के अपने मन में सोच रही होती है जितना ज्यादा मुझसे हो सके मुझे इसकी उतनी ज्यादा हेल्प करनी चाहिए। सच में ये वक्त डैनियल के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा क्योंकि इसका दोस्त अभी कोमा में है। डैनियल इस वक्त सच में काफी ज्यादा परेशान होगा, इस वजह से डैनियल का वेट भी काफी ज्यादा कम हो चुका है पहले से। मैं उम्मीद करती हूँ दूसरा वाला डैनियल जल्दी ही होश में आ जाए। तो अभी जो कस्टमर होता है उसने जो सिगरेट की डब्बी खरीदी होती है, क्रिस्टल इस कस्टमर को कहती है आपके $450 हो गए। लेकिन यार असल में जो सिगरेट की डब्बियां होती है ना वो $4 से $5 में आ जाती हैं, इसलिए जो ये कस्टमर होता है वो कहता है क्या इतनी महंगी? तो तुम्हारे यहाँ ये चीज 100 गुना ज्यादा महंगी मिलती है। इसके बाद क्रिस्टल कहती है क्या आप पैसे एक बार में देना चाहोगे या फिर आप पैसे इंस्टॉलमेंट में दोगे। इसके बाद जो ये बंदा होता है क्रिस्टल की सुंदरता देख के कहता है नहीं, मैं एक बार में ही सारे पैसे दे दूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं हमारी हानिल भी यहाँ पे आ जाती है और कहती है पीगी मैं यहाँ पे आ गई। अरे क्रिस्टल तुम भी यहीं पे हो? क्रिस्टल कहती है हाय हानिल तुम कैसी हो। और ये जो बंदा होता है कस्टमर वो अपने मन में सोचता है ये स्टोर सच में कमाल का है। इसके बाद हानिल इस कस्टमर को कहती है सॉरी मुझे माफ करना, ये सामान मैं तुम्हें देती हूँ, तुम्हारे पूरे हो गए $4.50। और 4.50 को समझ लेती है क्रिस्टल 450। क्रिस्टल अभी अपने मन में सोच रही होती है हानिल सच में इस काम में काफी ज्यादा अच्छी है, क्या वो यहाँ पे हमेशा आती रहती है। इसके बाद हानिल कहती है हे पिगी क्या तुम्हें नींद आ चुकी है, यहाँ पे जितना भी एक्सपायरी सामान है मैं उनको यहाँ से अलग कर रही हूँ। ओके। और क्रिस्टल अभी अपने मन में सोच रही होती है मैं भी डैनियल की हेल्प करना चाहती हूँ, काश मैं भी डैनियल की हेल्प कर पाती, मुझे भी डैनियल की हेल्प करनी है। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारी हानिल होती है वो बहुत ही जल्दी जितना भी एक्सपायरी सामान होता है उसको नीचे गिराने लगती है। इसके बाद जो हमारी क्रिस्टल होती है वो भी ये चीज देखती है और कहती है ऐसा तो मैं भी कर सकती हूँ। और वो हानिल के पास आती है और वो भी सामान नीचे गिराने लगती है, लेकिन एक्सपायरी नहीं, सारा का सारा अच्छा सामान भी वो नीचे गिराने लगती है क्योंकि उसको पता ही नहीं होता कि एक्सपायरी कौन सा है और कौन सा नहीं है। लेकिन जो हानिल होती है वो इस काम में काफी ज्यादा परफेक्ट हो चुकी होती है क्योंकि हानिल हमेशा यहाँ पे आती रहती है। इसके बाद हानिल कहती है हे क्रिस्टल वो सारा का सारा सामान नया है, तुम उसको मत फेंको। इसके बाद क्रिस्टल कहती है क्या सच में? लेकिन अभी जो डैनियल होता है वो अब भी सो रहा होता है और क्रिस्टल अपने मन में सोच रही होती है डैनियल ने लगता है ये सब कुछ देख लिया, मुझे लगता है मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, मुझे यहाँ से चलना चाहिए। इसके बाद हानिल दोबारा से आवाज मारती है हे पिगी मैं यहाँ पे सारा का सारा सामान दोबारा से सही से रख रही हूँ। और क्रिस्टल ये देख के अपने मन में कहती है क्या हानिल यहाँ पे सारा का सारा सामान सही से रख रही है, ये काम तो मैं पक्का हानिल से बेटर कर सकती हूँ। और जो हमारी क्रिस्टल होती है वो बहुत सारी सिगरेट की डब्बियों से एक ट्रांसफॉर्मर बना देती है। क्रिस्टल कहती है हे हानिल मैंने इस तरफ के सारे सामान को सही से लगा दिया है, देखो जो मैंने कैरेक्टर बनाया है ये बच्चों का फेवरेट कैरेक्टर है और यहाँ पे जितने भी लोग सिगरेट लेने आएंगे उनको अपना बचपन याद आ जाएगा। हे हानिल तुम्हें ये कैसा लगा, मैंने ये एक मूवी से इंस्पायर होके बनाया है। हानिल कहती है कि क्रिस्टल मुझे लगता है ये कुछ ज्यादा ही हो गया। इसके बाद जो क्रिस्टल होती है रोते रोते कहती है तो क्या मुझे किसी आयरन मैन का स्टैचू बनाना चाहिए था। क्रिस्टल रोते रोते अपने मन में कह रही होती है शिट मैं दोबारा से फेल हो गई, मैंने सारा का सारा काम खराब कर दिया। इसके बाद जो मोटा वाला डैनियल होता है फाइनली अपनी नींद से उठता है और कहता है हे क्रिस्टल मुझे माफ करना,
लेकिन क्या तुम यहाँ से चले जाओगी? मुझे माफ करना, मुझे यहाँ पे अकेले रहना पसंद है। क्रिस्टल कहती है ठीक है, तुमने सही कहा, मैं यहाँ से चले जाती हूँ, तुम यहाँ पे अच्छे से काम करना। और जब क्रिस्टल यहाँ से जा रही होती है तो डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, मैं क्रिस्टल के ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि क्रिस्टल चेयरमैन की बेटी है और चेयरमैन वो बंदा है जो डैनियल की 2 बॉडीज के बारे में जानता है। डैनियल अभी काफी ज्यादा उदास लग रहा होता है, इसलिए जो क्रिस्टल होती है डैनियल के पास आती है और कहती है, हे तुम इतने उदास क्यों हो? तुम्हारा दोस्त डैनियल जल्दी ही ठीक हो जाएगा। डैनियल कहता है, हानिल क्या प्लीज तुम भी यहाँ से चले जाओगी? इसके बाद हानिल कहती है, बिल्कुल भी नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। और डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर हानिल मेरे साथ इस तरीके से क्यों रहती है? आखिर हानिल रोज यहाँ पे क्यों आती है? इसके बाद हम देखते हैं डैनियल के स्टोर के कांच के बाहर से जो लोगन ली होता है, अभी वो हानिल और डैनियल को देख रहा होता है। और इस समय लोगन ली मोटे वाले डैनियल का चेहरा साफ साफ देख लेता है। और ये वाला एपिसोड यहीं पे हानिल के साथ पहले भी देखा होता है, लेकिन उसने डैनियल की पहले शकल नहीं देखी थी। लेकिन इस बार लोगन ली डैनियल की शकल भी देख लेता है। तो आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं कुछ समय पहले का सीन, जब लोगन ली हानिल को बाइक में ढूंढ रहा होता है। और इस समय लोगन ली के पास गॉड डॉग गैंग के बंदों की बाइक होती है। लोगन अपने मन में सोच रहा होता है, हानिल इसी रास्ते में आई थी ना, उसने कहा था उसे सुअर पसंद है, मुझे उससे उसका नंबर मांगना चाहिए। और यार वैसे तो लोगन ली के पास पहले भी हानिल का मोबाइल नंबर होता है, लेकिन उसने वो डिलीट कर दिया था क्योंकि उसका दिल टूट गया था जब हानिल ने उसको कहा था कि उसे उससे नफरत है। और उस समय लोगन ली काफी ज्यादा पतला था। तो बाइक में घूमते घूमते जो लोगन ली होता है उसकी नजर पड़ती है डैनियल के स्टोर के अंदर, और वो डैनियल के स्टोर के अंदर देखता है हानिल को। हानिल को देख के लोगन अपने मन में सोचता है, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया हानिल। लेकिन वो हरामजादा हानिल के साथ कौन बैठा है? कि क्या वो उसका बॉयफ्रेंड है? लगता है ये वही सुअर है जिसे मैंने पहले भी हानिल के साथ देखा था। क्या ये सुअर सच में हानिल का बॉयफ्रेंड है? अगर हानिल को सुअर पसंद है तो मुझ जैसे सुअर को छोड़ के हानिल को इस जैसा बंदा कैसे पसंद आ सकता है? इसकी तो चलो चल के इसका चेहरा देखते हैं, आखिर ये है कौन। और इसी के ही बाद जो लोगन ली होता है डैनियल के स्टोर के बाहर से डैनियल का चेहरा देखता है। लोगन कहता है, पिकाचू। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक गली का सीन, जहाँ पे जो लोगन ली होता है बैठ के सिगरेट पी रहा होता है और उसके सामने हमारा मोटा वाला डैनियल होता है। लोगन कहता है, बहुत समय बाद दिख रहे हो पिकाचू। और डैनियल डरता डरता अपने मन में सोच रहा होता है, लोगन ली, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं लोगन ली से इस तरह से मिलूंगा। इतना सब कुछ झेलने के बाद, इतना ज्यादा भागने के बाद मैं दोबारा से वहीं पे आ गया हूँ जहाँ से मैंने स्टार्ट करा था। लेकिन इसके बाद जो डैनियल होता है उसको अपनी हैंडसम वाली बॉडी की याद आती है और उसे याद आता है कि उसने अपनी हैंडसम वाली बॉडी से कितना कुछ करा है। डैनियल को याद आता है कि उसकी हैंडसम वाली बॉडी में हर कोई उसकी इज्जत करता है, इसलिए डैनियल अभी अपने मन में सोचता है, नहीं, मैंने जहाँ से शुरू करा था मैं वहाँ पे अभी नहीं हूँ, मैं पहले से बहुत ज्यादा बदल चुका हूँ। लेकिन इतने में ही जो लोगन ली होता है डैनियल के पेट में एक मुक्का मारता है और डैनियल का सारा खाना उसके मुंह के रास्ते बाहर आ जाता है। इसके बाद लोगन डैनियल के 2-3 थप्पड़ मारता है, जिस वजह से जो डैनियल होता है उसका चश्मा भी नीचे गिर जाता है और नाक से भी खून निकलने लगता है। लोगन कहता है, क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? क्या तू देख नहीं रहा मैं सिगरेट पी रहा हूँ? मेरा एस्ट्रे कौन बनेगा? इसके बाद जो डैनियल होता है अपने दोनों के दोनों हाथ आगे करता है और लोगन ली सिगरेट की राख डैनियल के हाथ में गिराता है। मतलब कि डैनियल अभी एक एस्ट्रे का काम कर रहा होता है। और ज्यादातर शरीफ बच्चों को नहीं पता होगा कि एस्ट्रे क्या होता है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एस्ट्रे वो होता है जिसपे सिगरेट की राख को गिराया जाता है। और अभी जो डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है, मैं बिल्कुल भी नहीं बदला पहले से, मैं अब भी वैसा ही हूँ। लेकिन आखिर लोगन ली हानिल को कैसे जानता है? इसके बाद लोगन कहता है, वो जो कुतिया तेरे साथ स्टोर में थी, क्या तू उसके साथ कभी सोया है? डैनियल कहता है, क्या हानिल? नहीं, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। इसके बाद लोगन ली स्माइल करते हुए कहता है, क्या सच में? ठीक है एस्ट्रे, अब तू अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ सकता है। इसके बाद लोगन ली डैनियल के कंधे में हाथ रखता है और कहता है, उस कुदिया को देख के ऐसा लगता है वो जैसे कि तुझे पसंद करती है, क्या तुझे पूरा यकीन है तू उसके साथ नहीं सोया? वैसे क्या कोई उसका बॉयफ्रेंड है? इसके बाद डैनियल कहता है, मुझे नहीं लगता कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है। इसके बाद लोगन कहता है, क्या सच में? मुझे तो लगता था कि उसके काफी सारे बॉयफ्रेंड होंगे, वो मैनेजमेंट में काफी ज्यादा अच्छी होगी 4-5 बॉयफ्रेंड को संभालने में। ये ले मेरा मोबाइल और उस लड़की का मोबाइल नंबर मेरे मोबाइल में सेव कर दे। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर ये मुझसे ये सब क्यों पूछ रहा है? मैं इसको हानिल का नंबर नहीं दे सकता। डैनियल कहता है, मेरे पास उसका मोबाइल नंबर नहीं है। इसके बाद जो लोगन होता है एक बहुत तेज से मुक्का मारता है डैनियल के पेट पे और डैनियल के मुंह पे अपना पैर रखता है और कहता है,
क्या तूने अभी अभी कहा कि तेरे पास उसका मोबाइल नंबर नहीं है? लगता है पिकाचू तू काफी ज्यादा बड़ा हो गया है। लेकिन तभी दूर से एक उड़ता हुआ जूता आता है और सीधा लोगन ली के सर पे जाके लगता है और हम देखते हैं ये जो जूता होता है ये किसी और का नहीं बल्कि हान्युल का होता है। हान्युल दूर से चिल्लाते हुए यहाँ पे आती है और कहती है, हे आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो? हे पिगी, क्या तुम ठीक हो पिगी? मैंने तो सोचा था कि तुम अपने किसी दोस्त से मिल रहे हो। आखिर इस जैसा इंसान तुम्हारा दोस्त कैसे हो सकता है? हे क्या तुम कोई गैंगस्टर हो? और इसके बाद जो हान्युल होती है लोगन ली को मारने लगती है, लेकिन लोगन ली को हान्युल के मारने से कोई भी असर नहीं हो रहा होता और लोगन ली अभी के लिए यहाँ से चला जाता है और अपने मन में कहता है, धत तेरे की। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डैनियल का स्टोर। अभी डैनियल के स्टोर में लोगन ली आ रखा होता है और उसने डैनियल की मार मार के हालत खराब कर रखी होती है। लोगन के हाथ में डैनियल का मोबाइल होता है और वो डैनियल का मोबाइल चेक कर रहा होता है। इसके बाद लोगन ली कहता है, अबे साले तेरे पास तो उसका नंबर है। और जो लोगन ली होता है वो डैनियल के मोबाइल से हान्युल का मोबाइल नंबर अपने फोन में बस सेव करने ही वाला होता है। लेकिन तभी जो डैनियल होता है लोगन ली का हाथ पकड़ लेता है। लोगन कहता है, क्या अभी अभी तूने मेरा हाथ पकड़ा? तेरी इतनी हिम्मत? और इसके बाद जो लोगन ली होता है डैनियल की अच्छे से दोबारा से धुलाई करता है। लोगन ने डैनियल के स्टोर के बाहर भी नोटिस चिपका दिया होता है कि स्टोर अभी बंद है और अंदर डैनियल की अच्छे से धुलाई कर रहा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अभी काफी ज्यादा रात हो रही होती है और जो हमारी हान्युल होती है वो काफी ज्यादा सज धज के कहीं जा रही होती है। हान्युल अपने मन में सोच रही होती है, आखिर पिगी के दिमाग में क्या चल रहा है? आखिर उसने मुझे इतनी रात को मिलने के लिए क्यों बुलाया है? क्या पिगी को ऐसा लगता है कि वो मुझे कभी भी अगर मिलने बुला देगा तो मैं उससे मिलने के लिए चले जाऊंगी? वैसे वो बिल्कुल सही सोचता है, वो मुझे जब भी मिलने बुलाए मैं चले जाऊंगी। पिगी ने मुझे ऐसे अचानक से बुला लिया, मैंने तो कोई मेकअप भी नहीं करा है अभी। लेकिन जो हान्युल होती है वो अपने आप से ही झूठ कह रही होती है, ऐसा तो है ही नहीं कि उसने मेकअप नहीं करा। तो अभी हान्युल काफी ज्यादा खुश लग रही होती है और गाना गुनगुनाते हुए वो चल पड़ती है डैनियल से मिलने के लिए। और इसी के साथ ये एपिसोड वाले डैनियल को जो अभी एक प्लेग्राउंड में बैठा होता है और जो हान्युल होती है वो डैनियल को देख के अपने मन में सोचती है, वो रहा डैनियल। हान्युल चिल्लाती है, हे पिगी मैं यहाँ पे आ गई। लेकिन तभी अचानक से एक दीवार के पीछे से लोगन ली निकलता है और लोगन ली के चेहरे में अभी हरामखोर वाली स्माइल होती है। लोगन कहता है, हाय हान्युल। और जो हान्युल होती है लोगन को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। लेकिन इसके बाद ऑब्वियसली जो हान्युल होती है वो यहाँ से चले जाती है, लेकिन हमें ऐसा दिखाया नहीं जाता, हमें दिखाया जाता है इसके बाद डायरेक्ट सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सुबह का सीन डैनियल के स्टोर का। अभी जो लोगन ली होता है अब भी डैनियल के स्टोर में ही होता है और जो डैनियल का मोबाइल होता है वो अभी भी लोगन के पास होता है और लोगन डैनियल के ही नंबर से हान्युल से अभी चैटिंग कर रहा होता है। हान्युल लोगन को डैनियल समझ के कहती है, हे पिगी आखिर ये सब क्या चल रहा है? आखिर कल वो लोगन नाम का बंदा तुम्हारे साथ में क्यों था? इसके बाद लोगन खुद ही टाइप करता है, सॉरी वो जो मेरा दोस्त है वो बस कुछ गलतफहमियां दूर करना चाहता है। हान्युल लिखती है, वो इंसान सच में काफी ज्यादा अजीब है, वो बस ऐसी एक्टिंग करता रहता है जैसे मैं उसकी दोस्त हूँ। पिगी उस इंसान को दोबारा से कॉल मत करना। इसके बाद लोगन कहता है, कुतिया कहीं की, वो मुझे रिजेक्ट करने में लगी हुई है। मोटे तेरा फोन काफी ज्यादा छोटा है, इस पे क्लिक करने में मुझे काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। अबे यार अब मैं इस लड़की से क्या बात करूं, ये तो मुझसे बात ही नहीं करना चाहती। और डैनियल अभी अपने मन में सोच रहा होता है, चलो मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि जो हान्युल है उसको भी लोगन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसका मतलब जो लोगन है वो दोबारा से हान्युल को कॉल नहीं करेगा, है ना? इसके बाद लोगन कहता है, अबे ओए मोटे उसे दोबारा से कॉल कर, आज रात हान्युल को रोडियो क्लब के बाहर बुला। मोटे तूने सुना मैंने क्या कहा? इसके बाद जो लोगन होता है डैनियल के ही स्टोर से 2 बियर की बोतल निकालता है और कहता है, आज रात को रोडियो क्लब के सामने हान्युल और मैं साथ में ड्रिंक करेंगे। और अभी जो लोगन ली होता है दोबारा से उसके चेहरे में एक हरामखोर वाली स्माइल होती है और जो हमारा डैनियल होता है वो भी वापस में कोई जवाब नहीं दे पाता लोगन ली को, क्योंकि वो लोगन ली से काफी ज्यादा डरता होता है। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हान्युल को, जिसके घर के बाहर मोटा वाला डैनियल उससे मिलने आ रखा होता है। मोटा वाला डैनियल हान्युल को कहता है, हान्युल कि क्या तुम आज रात को फ्री हो? और यार ऑब्वियसली अगर मोटे वाले डैनियल ने पूछा है तो जो हान्युल है वो हाँ ही कहेगी। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं रात का सीन रोडियो क्लब के बाहर का। जो लोगन ली होता है अभी वो रोडियो क्लब के बाहर खड़ा होता है और उसके हाथ में एक फूलों का गुलदस्ता होता है। इसके बाद लोगन के पीछे से एक लड़की आती है और लोगन की पीठ में एक उंगली लगा के कहती है, ये रहा वो, मैंने इसे ढूंढ लिया। लोगन पीछे पलट के कहता है, क्या हान्युल? लेकिन यार ये जो लड़की होती है ये हान्युल नहीं होती, ये होती है गॉड डॉग गैंग की एक लड़की और इसके साथ होते हैं गॉड डॉग गैंग के कुछ बंदे। ये लड़की कहती है,
ये हरामजादा मुझे मिल गया, ये वही है, जल्दी करो, ये वही है। तो इसके बाद जो गॉड डॉग और लोगन ली है इनके बीच ठुकाई पिटाई हुई होगी, लेकिन हमें ये भी सीन नहीं दिखाया जाता। बट मैं तुम्हें बता देता हूँ, जो लोगन ली है उसने इन सब की बहुत ही अच्छे से धुलाई करी होती है। तो इसके बाद सीन दोबारा से शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है हॉस्पिटल का सीन, जहाँ पे अभी हॉस्पिटल में हमारा हैंडसम वाला डैनियल होता है। और जो मोटा वाला डैनियल होता है उसने हानिल को रात को लोगन से मिलने के लिए नहीं बुलाया होता, उसने रात को हानिल को हॉस्पिटल में मिलने के लिए बुलाया होता है। और जब हानिल यहाँ पे आती है तो वो देखती है जो हैंडसम वाला डैनियल है उसके ऊपर एक लेटर पड़ा है, उसके ऊपर एक लिफाफा है। और हानिल जब इस लिफाफे को खोल के देखती है तो वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। इसमें लिखा होता है, सॉरी हानिल, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें ऐसे अचानक से हॉस्पिटल में मिलने के लिए बुलाया। और इसी के साथ साथ हम देखते हैं जो हमारा मोटा वाला डैनियल होता है अभी एक बस स्टेशन में बैठा होता है और उसने अभी बैग टांगा हुआ होता है जैसे कि वो कहीं जा रहा हो। और डैनियल यहाँ बस स्टेशन में कहीं जाने की टिकट कटा रहा होता है। इसके बाद वापस से हम मैसेज में आते हैं। डैनियल कहता है, हानिल, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो अपनी पूरी जिंदगी भर अकेला रहा है। बचपन से लेकर मिडिल स्कूल तक मुझे मेरे स्कूल में काफी ज्यादा सताया जाता था और मैं ये और सब नहीं सहन कर सकता था, इसलिए मैं यहाँ पे श्योल में आ गया था। और वो इंसान लोगन ही था जो मुझे बहुत ज्यादा परेशान करता था, उसी से बच के मैं श्योल आया था, लेकिन अब वो यहाँ पे आ चुका है और मैं यहाँ से भी लोगन से दूर जाना चाहता हूँ। हानिल, जब भी लोगन तुम्हारे आसपास आए तो तुम अपना अच्छे से ध्यान रखना। मुझे माफ करना हानिल, मैं तुम्हारे साथ अपनी दोस्ती नहीं निभा पाया। तुम्हारे लिए ये एक मुश्किल दिन होगा, है ना? मुझे हमेशा इस बात का बहुत ज्यादा डर रहता था, अगर तुम सबको मेरे पास्ट के बारे में पता चल गया तो मैं तुम सबको खो दूंगा। मेरे साथ मेरी पूरी जिंदगी में ऐसा पहली बार हुआ है कि मेरे कोई दोस्त है और उनके साथ मेरी काफी सारी अच्छी अच्छी मेमोरीज हैं। तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया और तुम्हारा भी हानिल। और मुझे माफ करना, मैं बिना तुम्हें मिले यहाँ से बस ऐसे ही जा रहा हूँ। और जो हानिल होती है ये सब पढ़ के उसके हाथ से ये लेटर छूट चुका होता है और हानिल के आंखों से अभी काफी सारे आंसू आ रहे होते हैं। और डैनियल के मैसेज के लास्ट में लिखा होता है, अपना ध्यान रखना। और यार हानिल फूट फूट के अभी रो रही होती है। और यार हानिल का दर्द मैं समझ सकता हूँ, जिस इंसान को वो पसंद करती है, जब उसके बारे में उसने इतना कुछ सुना कि उसने पहले क्या क्या सहा था, ये सुन के अभी हानिल काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। और ऊपर से जो मोटा वाला डैनियल है वो सियोल छोड़ के जा चुका है। और अभी हम देखते हैं बस के अंदर का सीन। जो डैनियल होता है बैठा बैठा अपने मन में सोच रहा होता है, जब मैं सियोल आया था तो मैंने कुछ उम्मीदें नहीं लगाई थी। मैं बस चाहता था कि मेरी नॉर्मल लाइफ हो जैसे कि सबकी होती है, नॉर्मल जिंदगी, नॉर्मल स्कूल लाइफ, नॉर्मल दोस्त। और जब मुझे मेरी नई बॉडी मिली तो सच में मैं उस समय काफी ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि फाइनली अब मैं एक नॉर्मल लाइफ जी सकता था। मैं बहुत ज्यादा खुश था कि मैं अपनी नई बॉडी का इस्तेमाल करके मैं अपने नए नए दोस्त बना सकता हूँ और मैं वो सारी चीजें एक्सपीरियंस कर सकता हूँ जो असल में मैं कभी डिजर्व ही नहीं करता था। और डैनियल अभी जीहो को याद करते हुए अपने मन में सोच रहा होता है, जब मेरे दोस्त किसी भी खतरे में होते हैं तो मैं सोच रहा था कि मैं अपना बेस्ट दूंगा उनकी मदद करने के लिए, और मैंने ऐसा करा भी। लेकिन ऐसा करने से मुझे नहीं पता था कि मेरी दूसरी बॉडी के साथ इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। मैं बस एक नॉर्मल और खुशहाल जिंदगी चाहता था, लेकिन मेरी जिंदगी में अजीब अजीब से लोग आए जो मैंने कभी भी सोचा नहीं था। और वो पास्ट जिससे मैं भाग रहा था वो भी वापस से मेरे सामने आके खड़ा हो गया। जो दर्द मैंने सहा है वो मेरे अंदर तक समा चुका है। अब मैं ये और नहीं सह सकता। मैं सच में काफी ज्यादा थक चुका हूँ। एक कैटरपिलर जो तितली बन के अपने पंख फैला सकता था, अब वो अपने पंख कभी भी नहीं फैला पाएगा, क्योंकि मैं दोबारा से यहाँ से भाग रहा हूँ। और हम देखते हैं जो डैनियल है उसकी आंखों से अभी बहुत सारे आंसू आने लगते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लोगन ली को, जो अभी गॉड डॉग गैंग के बंदों से फाइट कर रहा होता है। लोगन ली ने सारे के सारे गॉड डॉग गैंग के बंदों को अभी मार दिया होता है और ये सारे के सारे अभी जमीन में पड़े होते हैं। लेकिन जो लोगन ली होता है वो भी अभी हाँफ रहा होता है और उसको भी थोड़ी सी चोट लगी होती है, क्योंकि लोगन ली ने इन सारे बंदों को मारने के लिए सिर्फ अपने उल्टे हाथ का इस्तेमाल करा होता है। उसने सीधे हाथ का इस्तेमाल इसलिए नहीं करा होता क्योंकि जो हानिल होती है उसने लोगन ली के सीधे हाथ में बैंडेज चिपका रखी होती है। वैसे लोगन ली चाहता तो अपने सीधे हाथ का इस्तेमाल भी कर सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता और कहता है, अगर तुम्हें बैंडेज चिपकानी थी तो मेरे उल्टे हाथ में चिपकाती, सीधे हाथ में क्यों चिपकाई। तो लोगन ली इन सारे बंदों को मारने के बाद जमीन में गिर जाता है और कहता है, सच में मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी हो, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अब मैं आपसे मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।